इसमें जो कॉयल है, इस कॉयल के ऊपर टॉर्क जनरेट होता है अगर इसमें करंट हो और इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, अगर हम एक करंट कैरिंग कॉयल को, जिसमें करंट होता है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं ना, तो इसके अंदर टॉर्क जनरेट होता है। यानी कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे रखा हुआ था और इसमें करंट फ्लो करने लग गया, आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस हिसाब से ना इसके ऊपर टॉर्क जनरेट होगा और ये गोल घूमने की कोशिश करेगा। बात क्लियर हो रही है इतना या नहीं? देखो ये चीज मुझे नहीं पता तुमने अभी पढ़ी हुई है कि नहीं, ये चीज भी है इसी चैप्टर में। खुशी गोयल तुम्हें तो याद आ रहा होगा ना, खुशी साहब तुम लोगों को तो याद आ रहा होगा ये चीज। देखो तुम्हें वो वाली डेरिवेशन ध्यान है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, याद है? चेक कर लेना अगर याद नहीं है अभी तो। एक्चुअली जब भी हम इसे कोई करंट कैरिंग कॉइल है, जो एक करंट कैरिंग कॉइल बना ली, ठीक है, इसमें करंट है और क्या भूल गई वाली डेरिवेशन तुम लोग? जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं ना, क्या कौन सी वाली? हाँ, बिना बिना कॉस थीटा वाली। टॉर्क इज इक्वल टू बिना कॉस फाई, मतलब कॉस अल्फा कॉल फाई, जो भी तुम बोलते हो, बिना साइन थीटा एक्चुअली इसका ज्यादा करेक्ट हो जाता था। ये वाला कह रहे हो ना, याद आया? अरे यार रिप्लाई कर दिया करो, और वेट करते रहता हूँ तुम्हारे रिप्लाईज का। यामिनी को भी काफी कम समझ आ रहा होगा क्योंकि उसे ये फिनोमिना के बारे में पता नहीं है अभी, है ना? यामिनी कोई आइडिया लग रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कुछ भी? क्योंकि ये वाला तुमने ये बेसिकली टॉपिक ही नहीं पढ़ा, तो कैल्विनोमीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है ना, वो प्रिंसिपल तुम्हें नहीं पता इस टाइम, तो इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम अभी के लिए ना सिर्फ इतना देख लो कि ये देखो, इस सेटअप, इतना सेटअप समझ में आ रहा है? मैंने बीच में एक कॉइल रखा हुआ है और इस कॉइल के आगे पीछे मैंने मैग्नेट्स लगा रखे हैं, बस। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ से करंट भेजूंगा ना, तो इस करंट के कारण इसके ऊपर टॉर्क बनेगा। ये डेरिवेशन हमने देखी हुई है, अगर अभी तुम्हें नहीं पता तो मैं जस्ट लिख देता हूँ कि अगर मैंने आसपास मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई हो और मैंने इधर एक कॉइल रखा हुआ हो, इस कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो चीज है ना कॉइल, ये रोटेट मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और टॉर्क की वैल्यू होती है एम, एम नहीं ऐसे लो, वी आई एन ए साइन थीटा, ये होती है टॉर्क की वैल्यू। इतनी बात बस समझ आ रही है? ये फिनोमिना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल रख दी, तो वो कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगने लगता है। ये फिनोमिना है। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में इसको डिराइव भी किया हुआ है फिलहाल, बट अभी मैं सिर्फ क्या टॉर्क, अब मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना बैठ रहा, क्योंकि टॉर्क जनरेट हो रहा है क्योंकि इसमें डाइप मैग्नेटिक डाइपोल करंट डाइपोल बन जाता है, एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल बोलो या ज्यादा बेटर है। और मैग्नेटिक डाइपोल को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इमेजिन करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया, प्लस एम माइनस एम, तो याद है ये गोल गोल घूमने लगता है। ये कुछ ऐसा याद आ रहा है? हेलो?
ऐसी ऐसी कोई फिगर दिमाग में है तुम्हारे डाइपोल की? लो, इमेजिन करो, मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया एन एस, ठीक है, इधर से मैंने लगाया है एन और एस, मैं ऐसे रखता हूं, से भी नहीं, हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, एन एस, यहां पे मैंने एस रखा, यहां मैंने एन रखा, क्या तुम्हें लगता है ये मैग्नेट ऐसे ही पड़ा रहेगा? रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? नॉर्थ इस तरफ आने की कोशिश करेगा, साउथ इधर, तब तक जब तक ये स्टेट ऐसा ना हो जाए। मानते हो? ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि एक कॉइल जो है हमारी, जिसमें करंट कैरिंग कॉइल है, ये उसका टॉप व्यू है, ठीक है, ये टॉप व्यू समझ में आ रहा है? ये टॉप व्यू उस चीज का है, मतलब ये रियलिटी में ऐसा है, तुम इसे ऊपर से देख रहे हो इसको, ठीक है, ऐसा ना, एक पेज है, ये पेज समझ लो, पेज को ऐसे मान लो, वायर लगे पेज के बॉर्डर्स पर, पेज को ऐसे ऊपर से देखो, तुमको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इतना क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि ये जो पेज के मतलब इस कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको भी तुम एक मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हो। याद है मैंने ये बातें बताई हुई हैं? एक साइड नॉर्थ बन जाती है, एक साइड साउथ बन जाती है, याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, ये नहीं? ये यार, ये तो याद आना चाहिए। देखो, अगर एक कॉइल है, उसमें हमने देखा था अपने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो से कि इस एक तरफ से नॉर्थ बनता है, एक तरफ साउथ बन जाता है, ठीक है, तो ये भी एक मैग्नेट है। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां रखूंगा तो क्या इसके ऊपर भी टॉर्क बनना चाहिए सिमिलर स्टाइल से? अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा आइडिया? ये वाला फिनोमिना मैं बता चुका हूँ काफी पहले, ठीक है, तुम्हें भी बताया हुआ ये वाला फिनोमिना, कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसका एक साइड, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका एक साइड नॉर्थ, दूसरे साइड साउथ की तरह बिहेव करता है। शायद तुमको ज्यादा क्लियर अभी याद आए। मैंने बताया था, कोई कॉइल ऐसी बना लो, इस कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम इधर से देख रहे हो, तो ये इसका साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। याद आया? ये फिगर्स तो दिखाई हुई है, ठीक है। तो सेम ही बना लिया, इसको उल्टा करो ना, तो अब ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब अगर इस कॉइल में करंट जा रहा है, तो ये भी एक मैग्नेट है ना? अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद? अब मैंने इस गोल कॉइल की जगह स्क्वायर कॉइल ले लिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, ज्योमेट्री से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। अभी भी ये जो है, ये इस पैटर्न के हिसाब से इधर साउथ पोल दिखा रहा होगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर इस मैग्नेट को मैंने यहां रख दिया, तो क्या इसमें भी टॉर्क जनरेट होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बार मैग्नेट के ऊपर हुआ था? क्या आप ये बात मानते हो? देखो, आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? तो अब यहां बार मैग्नेट की जगह एक कॉयल है, कॉयल रखी हुई है, और जैसा मैंने कहा कि इसमें साउथ नॉर्थ बन रहा है, तो ये भी उसी हिसाब से रोटेट करने की कोशिश करेगी। और ध्यान से देखो, यही फिगर मैंने ऊपर बनाई हुई है, समझ रहे हो? यही फिगर मैंने ऊपर बना रखी है, मतलब इसी का टॉप व्यू दिखाया है, इधर मैंने एक बार मैग्नेट, एक मैग्नेट सेट कर रखा है। इसके कारण क्या होगा, इधर हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉयल रखी है, और ये कॉयल कनेक्टेड होती है नीचे किसी कनेक्शन से, और इस पूरी सिस्टम को मैंने नाम दे दिया गैल्वेनोमीटर। आप बताओ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली गैल्वेनोमीटर करता क्या है, बताओ? हम्म? अरे तो एमीटर क्या करता है? तो हाँ, एमीटर करंट की वैल्यू बता देता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट डिटेक्ट कर देता है कि अच्छा, तुम्हारे सर्किट में तुमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो बता देगा कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। समझे? तो अगर मैंने तुम्हारे सर्किट के बीच में ये लगा दिया, और इसमें करंट फ्लो कर गया, तो क्या होगा? अगर इसमें करंट फ्लो कर गया, तो क्या ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने के कारण ये मैग्नेट बन जाएगा? हाँ या ना? अगर इसमें ये मैग्नेट बन गया, तो यार फिर वही बात, क्या ये रोटेट मारना स्टार्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर ये रोटेट करेगा, तो इसके साथ जुड़ी हुई नीडल ये भी तो घूमने लगेगी। सोचो, ये ऐसे मुड़ गया, तो ये नीडल भी घूम के आगे आ जाएगी।
और हमें अंदर का नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ ये मीटर दिख रहा है, तो इस मीटर पे ये मुड़ता हुआ दिख गया और हमें पता लग गया कि ये चीज रोटेट तो सिर्फ तभी करेगी ना जब यहाँ इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि बिना करंट के तो यार ये सिर्फ पीस ऑफ कॉपर है, बिना करंट के तो ये सिर्फ एक पीस ऑफ कॉपर है, पर करंट चला गया तो इसमें मैग्नेट की तरह बिहेवियर आ जाएगा। तो यही था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मतलब, किस तरीके से ये डिटेक्ट करके बता देता है कि करंट है या नहीं है। ठीक है, ये जो टॉर्क है इसकी वैल्यू होती है वी आई एन ए कॉस एल्फा, ये फॉर्मूला है हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा एक और बात, ये चीज वापस अपनी पोजीशन पे भी तो आनी चाहिए, मतलब ये यहां तक डिफ्लेक्ट हुआ पर जब तुमने इसको सर्किट से दूर कर दिया पर ये तो घूम चुका है ना, क्या होना चाहिए, इसको वापस जीरो पे भी तो लाना है, समझ रहे हो यामिनी? तो जीरो पे लाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहां का एक स्प्रिंग फिट कर दो जिसको वापस जीरो पे ले आए, समझ गए? तो जब तुमने करंट दिया इधर खींच गया टॉर्क के कारण, पर जब करंट हट गया तो स्प्रिंग ने वापस इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आया। ये था इसका फंडा। तो हमने कहा टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू इसमें रहेगी वी आई एन ए, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो इसीलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे ना इसका हमेशा जो एंगल है ऐसे बना लो, तो इसका जो एंगल बनता है वो हमेशा जो अल्फा वाला एंगल है ना वो हमेशा 0 डिग्री बनता है। हम लोगों ने ली ही इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है ना, तो ऐसी बनती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी ऐसी बनती है ना कि स्ट्रेट लाइन, इसीलिए चाहे कितना भी गोल घूम ले यहाँ थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 1 मतलब 0 डिग्री ही बनेगा। तो इतना सा मीनिंग है, टॉर्क की वैल्यू बी आई एन ए बन जाती है और फिर हम कहते हैं कि जितना टॉर्क होगा उतना ही इसमें रोटेशन आएगा, थीटा कितना थीटा घूमेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टॉर्क के, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा घूमेगा। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू बी ए एन बाय के इंटू आई हो गया। ठीक है, थीटा इस के को मैंने नीचे भेज दिया और आई को इसे ब्रैकेट के बाहर लिखा है। फिर मैंने कहा कि यार यहां से देख के समझ में आ रहा है कि थीटा इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि ये कितना घूमेगा क्लियरली डिपेंड करता है कितना ज्यादा करंट इसको मिल रहा है। इतना क्लियर है? ओके, इसके आगे भी जानना है खुशी, या इतना क्लियर करना था, और भी कुछ है तो बताओ। हाँ ठीक, अभी एमीटर वोल्टमीटर बता दूं? या हमने, हाँ बोलो। कॉस एल्फा है, साइन थीटा था, कॉस एल्फा है, एल्फा जो थीटा थे इन दोनों में 90 डिग्री का अंतर था, याद करो। मैंने यहाँ कॉस एल्फा लिखा है, एल्फा डिफरेंट एंगल था, थीटा डिफरेंट एंगल था। थीटा किस पे एंगल था? एम और बी के बीच में एंगल था, देख लेना। अगर मैं उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको एम ले लूं और बी ले लूं तो टॉर्क की वैल्यू होती थी एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ये जो थीटा है ना वो इस एम और बी के बीच में होने वाला एंगल होता है। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितनी बार। हाँ, क्या बोली खुशी? अल्फा, तुम डायग्राम देखो, तुम्हें उस डायग्राम में क्लियरली दिखेगा। तुम्हारा डायग्राम देखो, मैं आइडिया दे देता हूँ, वो जो डायग्राम बनाया था ना हमने, इस डायग्राम में ऐसे ये जा रहा था, ये हमने डायग्राम बनाया हुआ था, तो ये वाला जो एंगल है ये अल्फा था, पर ये हमारा अल्फा नहीं है। हमें कहाँ से एंगल देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, हमारा थीटा ये होता है, अंतर है ना दोनों में, ये 90 डिग्री होता है पूरा। ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं बनाया होगा मैंने ये एंगल भी, अल्फा बी मिला।
हाँ बनाया होगा, देखो यार, तो ये इसको मैंने ऐसे बनाया था तब तुमने शायद बनाया हो, जब इसको ऐसे बना दिया था, यहाँ अल्फा दिख रहा था और यहाँ से ऐसा थीटा दिख रहा था, टॉप व्यू लेके बनाया था जब। मैं फोटो भेज दूंगा तुमको, ठीक है, मतलब ये बना लो अगर तुमको बनाना है अभी भी, तो नहीं तो फोटो भेज दूंगा मैं इसकी। हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसने मुझे पहले बोल दिया था कि रिकॉर्ड करना है, वो बीच में लीव कर सकती है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। यामिनी तुम ना पाइवेटेड वगैरह जो है ना उसको मुझे भेज देना, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं आता, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है फिलहाल, मुझे पढ़ना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा फिर तुम्हें समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एमीटर। हमसे पूछा गया कि तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर लाके दे दिए, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करके दिखाओ। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली गैल्वेनोमीटर को हमने एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा दिया और इधर से कुछ करंट आ रहा है आई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हम कुछ ऐसा लेते हैं कि इधर सिर्फ IG अमाउंट करंट जाए और बाकी बचा हुआ सारा करंट इधर से निकल जाए। IG क्या है, IG होता है करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इसका मतलब समझो, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के लिए ये कितना करंट लेने पे मैक्स डिफ्लेक्शन दे देगा, गैल्वेनोमीटर है ऑब्वियसली, तो ये कुछ करंट लेने के बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाएगा। ये बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि तुम करंट दे रहे हो कुछ एक अमाउंट ऑफ करंट पहुंचने के बाद इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें इधर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो इधर से कितना भी करंट आ रहा हो इसमें सिर्फ IG जाना दे और बाकी सारा करंट ये डिवाइड कर ले, अपने अक्रॉस ले ले, ठीक है। तो बेसिकली ये करंट हमें मेजर करके बताना है कितना है, मेजर्ड करंट, और ये जो है ये है करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कोई ना कुछ ऐसा लिखा होगा, मैंने देख लेना। गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल के डिफ्लेक्शन के लिए पूरा स्केल कवर हो जाए, मतलब पूरा डिफ्लेक्ट कर गया, तो उसके लिए IG करंट लगता है। तो अब हमें पता करना है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी कि ऐसा काम हो जाए। तो हम लोग कुछ नहीं, इस जगह पे वो लगा देंगे KVL, तो इसे लगा देते हैं KVL। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाओ, तो ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस I माइनस IG इंटू RS, I माइनस IG इंटू RS इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा IG इंटू कैपिटल G कुछ नहीं, इसका रेजिस्टेंस है, इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा भैया, वायर वायर लगी है इसके अंदर भी, कॉयल लगी है, तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा ही होगा, राइट। मैंने सिर्फ एक छोटा सा KVL लगा दिया, मुझे RS की वैल्यू निकालनी थी, तो RS की वैल्यू आ गई IG इंटू G बाय I माइनस IG। IG तुम्हें कॉन्स्टेंटली पता होना का, G की वैल्यू पता होगी, IG ये पता है, और ये I तुम्हें बोल दिया जाएगा कि तुम्हें जो एमीटर है वो 0 से लेके 10 एम्पियर मेजर करना चाहिए, तो यहाँ पे 10 वैल्यू डाल दोगे और इधर सब सॉल्व करके तुम्हें RS की वैल्यू मिल जाएगी। इतना ठीक है, कुछ पूछना है? थोड़ा बहुत समझ आया या नहीं तुम्हें, क्या कर गया? देखो बेसिकली गैल्वेनोमीटर, तुम लोगों के साथ ना पता है एक बहुत बहुत बड़ा डिसएडवांटेज अभी ये है कि स्कूल्स वगैरह खुले नहीं है ना, तो तुम लोगों ने ना इन चीजों को अपने हाथों से कभी यूज करके नहीं देखा। जिस दिन तुम इन चीजों को अपने हाथों से यूज कर लोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या करती है, कैसे करती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग में, तुम्हें चीजें जल्दी समझ ना आती हैं, इसका एक बड़ा रीजन है कि तुमने कोई चीज खुद से देखी नहीं इस टाइम। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो बता दे कितना
कुछ करंट जा रहा है, ठीक है, यानी मेरे साथ माइक ऑन कर लो। तो गैल्वेनोमीटर में यार देखो, कोई भी मीटर है, एक लिमिटेड, एक मैक्सिमम अमाउंट पे तो वो अपनी मैक्स रीडिंग पे पहुंच जाएगा ना। एग्जाम्पल के लिए एक स्केल है, डिस्टेंस मेजर करता है, पर उस स्केल की भी तो एक मैक्सिमम लिमिट होगी, समझ रहे हो? मतलब 30 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, 30 से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। वैसे ही ये जो है कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिलने पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यार मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की भी तो लिमिट होगी इसकी। तो कितने करंट पे मैक्स डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो हमने कहा ये आई जी जो है इतने करंट पे मैक्स डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं गैल्वेनोमीटर में करंट मेजर करने की बात बोलूं ना, तो ये आई जी पे पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ लो आई जी की वैल्यू है 1 एम्पियर, और तुम्हें बोला किसी बंदे ने 5 एम्पियर तक मेजर करो, क्या तुम 1 एम्पियर से ज्यादा मेजर कर पाओगे गैल्वेनोमीटर से? यानी नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि 1 एम्पियर पे तो उसकी मैक्सिमम, ये जिसकी लास्ट रीडिंग थी 1 एम्पियर, तो खत्म हो गई। 1 एम्पियर से ज्यादा करंट दोगे तो भी ये यही रहेगा, इससे ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता ना ये। कोई तुम्हें बोल रहा है, हाँ क्या हुआ? हमने क्या किया देखो, एमीटर बताया, मैंने कहा ये पूरी की पूरी चीज ना अब एक एमीटर की तरह बिहेव करेगी, और उस एमीटर की रेंज होगी आई, मतलब 0 से लेके ये आई अमाउंट ऑफ करंट तक वो मेजर कर सकता है। क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें 5 एम्पियर में मेजर करना है, ठीक है, 5 एम्पियर मेजर करने के लिए तुम्हें एक एमीटर चाहिए, ये बात भी तुम्हें पता है। करंट को मेजर करने का जो असली चीज होती है वो एमीटर होती है। और तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है गैल्वेनोमीटर। तुम्हें इस गैल्वेनोमीटर के आसपास कुछ ऐसा लगाना है कि ये ओवरऑल 1 एम्पियर पे मैक्स करंट ना जाए, इसको यहां मैक्स करंट जाते जाते कितना लग जाए, 5 एम्पियर लग जाए, एक तरह से। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा इधर से देखो 5 एम्पियर करंट आएगा, कोई बात नहीं, हम ना इधर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल, और रेजिस्टेंस ऐसा लगाओ कि जितना करंट इसको चाहिए, इसको तो 1 एम्पियर पे फुल हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी, 1 एम्पियर पे फुल है, तो ये 1 एम्पियर ले लेगा, बाकी 4 एम्पियर इधर से चला जाए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अब ये मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेगा तुम्हारे सर्किट में। यहां पे मान लो 4 एम्पियर आ रहा है, टोटल ही 4 आ रहा है, तो इन 4 में से ये ले लेगा कुछ मान लो 3.5, और ये ले लेगा 0.5, क्योंकि यहाँ इक्वली बढ़ता है ना। तो अभी भी ये यहाँ रीडिंग पे पहुंचेगा, देखो 4 एम्पियर हो गया, पर फिर भी ये रीडिंग पूरी नहीं ले रहा। बात समझ रहे हो? वरना अगर पूरा 4 एम्पियर जा रहा होता तो ये मैक्सिमम रीडिंग पे अटक गया होता, पर अब ये इतनी रीडिंग पे अटका है, मतलब ये पूरी रीडिंग के लिए अभी और मूव कर सकता है। और फिर तो हम कैलकुलेशन कर देंगे कि जब इसमें 0.5 दिखेगा, इसका मतलब तुम्हारे असली सर्किट में 4 एम्पियर आ रहा है, तो हम ना इसके ऊपर ऐसे कागज चिपका देंगे, और इस कागज के ऊपर लिख देंगे कि यहाँ पे जहां पे 0.5 आना था वहां पे 4 एम्पियर आएगा, जहां 1 आना था वहां पे 5 आएगा। समझ में आया? ये काम है, मतलब रीडिंग, तो मीटर को थोड़ी देर भूल जाओ, बट प्रॉब्लम थी कि ये जो नीडल है यही इतना जा सकती है, इससे ज्यादा जा नहीं सकती, तो हमने कहा यार इसी चीज को मूव करने के लिए इधर 5 आएगा ना, तो ऐसा कर दो कि ये मैक्स अपना एक ही ले, तो ये सर्किट बनता है, ये सर्किट याद रखना है। फिर मैंने इधर एक केवीएल मार दिया, उस केवीएल से मैंने इस आर एस की वैल्यू निकाल दी कि अगर तुम्हें इतनी रेंज का करंट मेजर करना है तो इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर बोलता है 10 एम्पियर का मेजर करना है, तो इस फॉर्मूले में 10 डाल दो, तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ कितना रेजिस्टेंस मेजर करना है। और ये जो पूरी चीज है ना, इसको तुम अब एमीटर बोल सकते हो, ये पूरी की पूरी जो सेटअप है इसको एमीटर बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल देखो इन टॉपिक्स पे ना यामिनी तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यूट्यूब वगैरह से, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले से समझाई नहीं हुई है तुम्हें, तो शायद इतनी जल्दी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी जल्दी जल्दी। बट एक आइडिया तो लग गया होगा ना कि हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना? फिजिक्स वाला चैनल है ना, तो उसका वीडियो देख लेना, ठीक है, इन टॉपिक्स के जो जो तुम्हारे को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा पूरा नहीं समझा पाऊंगा। लास्ट बचता है तुम्हारा वोल्ट मीटर, राइट? खुशी गई, तुम्हें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तुम्हें तो समझ में आनी चाहिए चीजें। हाँ क्या बोले यामिनी, एमीटर करंट मेजर करता है, तुम्हारे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बता देता है मीटर।
वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है कि तुम्हारे इस चीज के अक्रॉस कितना वोल्टेज बन रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग कोरोना के चक्कर में यार बहुत क्वालिटी डिग्रेड हो गई है बच्चों की। बच्चों को पता ही नहीं है आज की डेट में कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। मतलब उसमें तुम्हारा क्या ही गलती है, तुम लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया अपने हाथों से। जब यूज करोगे तो पता चलेगा। तुमने 11th में यूज किया है, गैल्वेनोमीटर यूज किया तुमने 11th में? एमी एमीटर, हाँ एमीटर वोल्टमीटर, तभी मेरे को एक्सपेक्टेड तो था एमीटर वोल्टमीटर पता होगा, बट गैल्वेनोमीटर इसीलिए एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि गैल्वेनोमीटर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना, वो अपने वो वाले हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, उसके एक्सपेरिमेंट्स में लगता है गैल्वेनोमीटर। और वो सब 12th के ही है जहां तक मुझे ध्यान है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने मिस आउट कर दी। पेंडुलम के तुम वो मेजर करते हो, और जो वेव्स वगैरह हम उसमें वेव की स्पीड मेजर करते हो। तुम लोगों जो विस्कॉस इतना फ्लूइड्स मैकेनिक्स होता है, मुझे नहीं पता तुमने किया है कि नहीं, बट फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्रिटिकल वो टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करते हो, साउंड की स्पीड मेजर करते हो एक्सपेरिमेंटली, साउंड इधर से भेज के कितने सेकंड बाद तुम्हें साउंड सुनाई दे रहा है, ओपन ऑर्गन पाइप वगैरह का यूज करके। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फ्रिक्शन मेजर करते हो कि इस स्लैब का कितना फ्रिक्शन है, वेट लटकाते हो उसमें, कितने वेट पे कितना ये मूव कर रहा है, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। फिजिक्स इंटरेस्टिंग तभी लगेगी यार जब तुमने उसको सामने से कभी देखा हो कि ये हो क्या रहा है। थ्योरेटिकली कोई भी चीज इस सब, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी चीज है जो इंटरेस्टिंग है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है। उसको तुम कभी रियलिटी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। चलो वोल्ट मीटर देखते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या आता है बेसिकली, अब वोल्ट मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर फोन बाद में बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर के साथ आगे लगाएंगे एक रेजिस्टेंस, और अब ये जो पूरा सेटअप है ना, ये पूरा सेटअप एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। लास्ट टाइम क्या किया था, इसको मैंने पैरेलल में लगाया था। वोल्ट मीटर के केस में मैं इसको लगाऊंगा सीरीज में, फिर से इसका नाम आर एस। ठीक है, अब ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। तो बेसिकली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हमें वी वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेजर करना है। मतलब हमें बेसिकली बता दिया जाएगा कि तुम्हारा जो वोल्ट मीटर है ना, वो 10 वोल्ट मेजर करने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से वही अजीब सी बात कि हमें तो गैल्वेनोमीटर दिया जिसमें करंट मेजर हो सकता है, अब हम इसको वोल्ट मीटर में बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो कैसे, इसके अक्रॉस जितना भी हमारा वोल्टेज होना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। मतलब इसने जितना वोल्टेज खाया, पोटेंशियल ड्रॉप लिया, प्लस इसने जितना वोल्टेज ड्रॉप लिया, तो मान लेते हैं इसमें कितना करंट जाएगा, करंट जाएगा आईजी, क्योंकि यार ये मैक्सिमम आईजी ले सकता है इसीलिए मैं आईजी बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इस पूरे सर्किट में आईजी जाएगा। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, आईजी इंटू जी। इसके अक्रॉस करंट इंटू रेजिस्टेंस, सिंपल। और ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए, इस वी के बराबर होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है यामिनी, इसमें कोई प्रॉब्लम? हेलो, नहीं समझ आ रहा? मतलब मैं बेसिकली सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी है तुम्हें कि इस ऐसा कर दोगे ना तो गैल्वेनोमीटर ही वोल्टमीटर की तरह काम करने लगेगा, बस फंडा ये है। अब यहां से हमें क्या चीज अननोन थी जो फाइंड करनी है, अननोन था ये आर एस, यार रेजिस्टेंस कितना लगाओगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो तुम्हें कोई उठा के दे देगा। तो यहाँ से आर एस निकाल लो, तो आर एस हो जाएगा, इधर से इसको इधर शिफ्ट करो, आर एस इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी अपॉन में आई जी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आर एस की वैल्यू। ठीक है, बुक्स में ऐसा देखने को मिलेगा जनरली, माइनस जी, मैंने भी ऐसा लिखवाया हो सकता है, देख लेना जो भी है। तो बेसिकली जब इसमें मैक्सिमम आईजी करंट जाएगा तब इसने
इस पूरे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर देना है। और तुम लोग इसके ऊपर जो ये मीटर स्केल था इसके ऊपर फिर से कागज चिपकाओगे, और तुम्हें पता है जब ये मैक्सिमम आईजी करंट जाएगा तो किसने कितना वोल्ट संभाल लिया होगा, इसने इतना वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट था तो 10 वोल्ट संभाल रहा होगा उतनी देर में, और उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर करके रीडिंग्स पे मार्किंग बना देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अभी ये चीज जो सिर्फ करंट मेजर कर रही थी, अब हमने देख लिया ना कि अच्छा इसमें इतना करंट जा रहा है तो ये इतने वोल्टेज को संभाल रहा है इस टाइम, ज्यादा करंट जाएगा ज्यादा वोल्टेज को संभाल रहा है, कम करंट जाएगा कम वोल्टेज को संभाल रहा है। हम लोगों ने बस ऊपर जो मीटर उसके ऊपर जो स्केल होता है उसका इरेज करके उस पर मार्किंग्स लग दी वोल्टेज की, बस। क्या समझा दूं? ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहां से लेके यहां तक वोल्टेज वी होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं क्योंकि ये वाला केवीएल अभी यामिनी को नहीं आता। वी ए माइनस आई जी इंटू जी माइनस, क्योंकि इसी डायरेक्शन में करंट भी सेम डायरेक्शन में, माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू वीपी, ये याद है? तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर एस। तो ये वी ए माइनस वी बी, तो ये वी है जो क्वेश्चन ने दे रखा होगा, इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर एस। देखो यही सेम चीज यहाँ बनी है। यहाँ मैंने थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इजी सा केवीएल, इसीलिए मैंने कॉमन सेंस से लिख दिया था ताकि समझने में आसानी हो यामिनी को। तुम इसको ऐसे बनाओगे, मतलब तुम्हें कंसेप्ट पता है कैसे लिखते हैं केवीएल। ठीक है खुशी? लास्ट टाइम मैंने शायद करवाया भी इसी मेथड से होगा, तुम्हें ऐसा नहीं लिखवाया मैंने डायरेक्टली, मैंने तुम्हें तमीज से करवाया होगा कि केवीएल ऐसे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, मतलब बेसिकली ऐसे स्ट्रेट लाइन में केवीएल निकलने का तरीका बता रखा है तो उसी तरीके से निकालना, मतलब बात सेम ही है। और तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टमीटर तक कंप्लीट। और कुछ पूछना? एंड अभी के लिए सॉरी यामिनी, मैं तुम्हें पाइवोटेड का आंसर्स नहीं दे सकता, मुझे खुद नहीं आता। कौन से चैप्टर में से? अच्छा, इसी से पिछला, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। पूछो कौन सा है, देखता हूँ कौन से चैप्टर में। अच्छा, और एक और चीज, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ बट क्वेश्चन जरूर जरूर लगाना, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर भी तुम्हें पता नहीं है क्वेश्चन उनको कैसे पूछ लेगा, तो क्वेश्चंस प्लीज लगा लेना एटलीस्ट। एनसीईआरटी या कोई एक बुक जो भी तुम बेसिकली फॉलो कर रहे हो उसके कुछ क्वेश्चंस तो जरूर जरूर लगाओ। सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी तो कंपलसरी है ही। ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा पार्टिकल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, याद यही वाला डायग्राम बोल रहे हो ना? ओके, तो यहाँ से सॉरी, लॉरेंस फोर्स क्यूवी भी आ तो रहा है, मतलब पूरा लॉरेंस फोर्स तो नहीं आएगा बट क्यूवी भी आएगा, और आता है इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे ध्यान है। लॉरेंस फोर्स पहले तो देखो, अ, अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो रखा हुआ है, ठीक हो गया। अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल इधर रखा है और इधर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और एक ये फील्ड भी है, तो हमें बताया गया था कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ बी, राइट। मतलब एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमें पता है क्या होता था, क्यू इंटू ई, ठीक है। ई होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू चार्ज मल्टीप्लाई कर देते तो हमें फोर्स मिल जाता था।
और ये क्या होता था, ये होता था क्यू वी बी, ठीक है, मतलब एक्चुअली क्यू वी बी नहीं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता था प्लस क्यू इंटू ई, ये होता था फोर्स। अब ये जो फोर्स तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये फोर्स इसे बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ध्यान रखना। ये वाला फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स है, पर ये वाला फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी बी या फिर क्यू वी बी साइन थीटा। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें समझाने वाला कुछ खास और बचता नहीं मेरे हिसाब से। लॉरेंट्ज फोर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि ई के कारण भी फोर्स लगता है, बी के कारण भी फोर्स लगता है। ई वाले फोर्स को तो आप थोड़ी देर भूल जाते हैं, हमें मैग्नेटिक फोर्स की बात करनी तो ये होता है, और लॉरेंट्ज फोर्स ये होता है। फिर कंफ्यूज, मैं बता रहा, बच्चे कई बार ना गलती करते हैं, इसको लॉरेंट्ज फोर्स लिख देते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स ये है इन दोनों का सम, ना कि ये, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये वाला ई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ना, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक, यहाँ पे दो फील्ड्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ लिख दिया, और क्या। क्या किया तो, हाँ लॉरेंस फोर्स ये है, ये लॉरेंस फोर्स नहीं है, दोबारा से ध्यान रखना। तुम्हारे सर, तभी मैं बोल रहा हूँ, तुम देख लो, मैं अभी बच्चों की बात बोल रहा था, तुम्हारे सर की बात बता दी कि इस चीज में टीचर्स को कंफ्यूजन है कि इसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं कि इसको। बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, मैं खुद भी अपने टाइम पे ना इसमें और इसमें कंफ्यूज होता था, और मैं कभी कभी इसको लॉरेंस फोर्स मान लेता था, बट बाद में मुझे समझ आ गया था कि हाँ ये लॉरेंस फोर्स है। तुम्हारे वाले सर ने थीटा एंगल पे भी करा दिया तुमको, ओके। हम लोग थीटा वाला फिलहाल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि थीटा वाला तुम्हारे लेवल पे आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आने वाला है, शायद मैंने करवाया भी नहीं होगा। देखो मेरे में है कहीं लिखा हुआ थीटा वाला केस। एक मिनट, तुम ये वाला थीटा तो नहीं बोल रहे, यहां से तुमने ऐसे भेजा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे स्पाइरल कर रहा है, ये वाला कह रहे हो। इसके साथ तो बताने का कोई सेंस इतना जल्दी बनता नहीं, मतलब ठीक है इसके बाद ही बताया जाता है, पर ये ज्यादा हो जाता है, विजुलाइज करने में इसको टाइम लगता है। तुम भूल गए होगे तो मुझे फिर से समझाना पड़ेगा पूरा। अगर देखो, मैं बेसिकली वही वाला बताता हूँ जो हमारे में केस जनरल रहता है। यहाँ पे हमारे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ से एक चार्ज है क्यू, ये स्ट्रेट चार्ज इधर भागता हुआ आ गया, ठीक है, विद सम वेलोसिटी वी, एंटर मारा हो। अब देखो ये चार्ज जो है वो इधर जा रहा है, और हमें पता है ये वेलोसिटी है, ये बी की डायरेक्शन है। तो जो ऊपर पाम का फेस होता है, ये ऊपर वाला फेस, ऐसे समझ लो इसे ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये बताता है कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स किधर लगेगा एक्चुअली। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर भागा, ये रहा बी, बी कहाँ है, इनसाइड, अंगूठा रखना पड़ता है वेलोसिटी की तरफ, ये रहा वेलोसिटी की तरफ अंगूठा, बी की तरफ ये, तो ये जो पाम है ये तुम्हें कौन सी डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन देता है फोर्स की, तो यानी कि फोर्स इसको इधर लग रहा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है यामिनी। अच्छा, अभी इसको फोर्स लगाए, थोड़ा इधर हुआ, और फोर्स लगाए इधर हुआ, और फोर्स लगाए इधर, क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करना लगेगा, कॉन्स्टेंटली फोर्स इसको इधर धक्का मार रहा है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, वेलोसिटी अभी भी सेम है, ध्यान रखना,
ये अंदर वेलोसिटी है, फोर्स इधर, यानी कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता रहेगा और ये यहाँ पे एक लूप में फंस जाएगा। ये लो, ये बनता है केस। तो अगर मैं बात करूं कि इस लूप का रेडियस कितना होगा, तो देखो बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय आर ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, क्यूवीबी है ना। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा इसके लिए। और ये कितना है, ये होगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमेशा 90 रहेगी। ओके, मतलब थीटा किसके बीच में होता है, v और v के बीच में। तुम v ऐसे दे रहे हो, b अंदर दे रहे हो, ऑब्वियसली देखो 90 डिग्री है, ये वाला नहीं, मैं इसे अंदर वाला बनाना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी तुम्हारी इस प्लेन में है और b जो है वो अंदर, तो ऑब्वियसली इस प्लेन में बनी हुई चीज और ऐसे अंदर जाती हुई चीज 90 डिग्री पे ही होंगे हमेशा। तो साइन थीटा की वैल्यू 90 इसीलिए 1। तो यहां से तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो, तो r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। ठीक है, क्योंकि एक वी से बी कट गया, आर उधर भेज दिया, एम वी बाई क्यू बी बन गया। ठीक है, अब कोई बंदा तुमसे पूछ ले कि इसका टाइम पीरियड बताओ, देखो रोटेट मार रहा है तो कुछ टाइम पीरियड में रिपीट भी करेगा, तो टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, इसे पूरा का पूरा एक सर्कल मारने में कितना टाइम लगता है, तो एक सर्कल 2 पाई आर हो गया, डिवाइडेड बाय स्पीड, उतनी देर तो लगेगी, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह ये डाल दो, एम वी बाई क्यू बी अपॉन में भी, तो वी से भी कट गया, ऊपर बचा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये इसका टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दो, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो यही डेरिवेशन हमने किया हुआ था, यही डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में भी है डायरेक्टली। और कुछ, अगर कुछ इससे डिफरेंट होगा तो फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, कि भैया आपने जो बताया वो डिफरेंट लग रहा है, कुछ और है तो बता देना, वो भी बता दूंगा। तो इसमें कोई एंगल, मैंने ध्यान रखना ये मैंने एंगल पे नहीं भेजा, ये क्वेश्चन अभी मैंने सिंपल रखा, एंगल पे नहीं भेजा। पर अगर तुम्हारे सर ने इसको एंगल पे भेज दिया होता ना, तो कुछ एंगल थीटा पे भेजा होता, तो इसका जो कर्व पाथ है ना वो ऐसे बनता और ये यहाँ से बाहर आ जाता, ये पैराबोलिक पाथ दिखाई देता तुमको, सर्कुलर पाथ नहीं दिखता, ये पूरा पैराबोला बन जाता है ऐसे। ये चीज हम स्टडी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ जेई या उससे ज्यादा एडवांस बच्चों के लिए होना चाहिए, बोर्ड्स के लिए तो नहीं है। मैंने भी साइन 90 लगाया है, हाँ उन्होंने यही वाला केस समझाया है। और तो मैंने कुछ किया ही कहा, मैंने कहा कि अच्छा ये चीज गोल घूम रही है ना, बहुत बढ़िया, एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लगा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो बी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो लगवा रही है, इज इक्वल टू में क्यू वी भी लिख दिया, क्यू वी भी साइन थीटा। ध्यान रखो, अगर कभी भूल जाओ कि भैया साइन थीटा में थीटा किस चीज के बीच में है, तो यार ये लिखा था वी क्रॉस बी, अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए वी क्रॉस बी का मतलब है मॉड वी इंटू साइन थीटा, याद आता है किसी को ये, अगर कभी भूल जाओ कि साइन थीटा किन दो के बीच में एंगल है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आते हैं साइन थीटा, याद रखना आसान नहीं होता, तो ये पता है ये v क्रॉस v है, क्रॉस प्रोडक्ट में खोलते हो तो v भी साइन थीटा बनता है, इसका क्लियर मतलब है साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर 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 अंदर, कैसा हुआ 90 डिग्री बन रहा। तो ये फंडा तुम हर जगह लगा सकते हो, जहां पे भी समझ नहीं आता ना कि भैया यहाँ पे साइन थीटा कहाँ है, थीटा किसके बीच में बनने वाला एंगल है, तो मेरे हिसाब से काफी क्वेश्चन बच जाएंगे तुम्हारे गलत होने से। ये बात पता थी खुशी तुम्हें? फिर बढ़िया है। हाँ क्या बोलते हैं आमनी? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, हाँ तो सेम वायर, हाँ सेम बात है, सेम बात है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बोलो, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स बोलो, टू पैरेलल वायर्स बोलो, सब सेम बात। ये रहा एक, ये रहा दो। तो पहले तुम्हें इससे पहले बेसिकली ये बात पता होनी चाहिए कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है एक
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर सिर्फ एक वायर ले लेता, ठीक है, तो इस वायर के कारण कितना, इस वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लो इसे कोई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, करंट है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि करंट का मतलब क्या है यार, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। अभी तुमने खुद देखा कि एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला भाग गया था, उसको तो बेचारे को गोल गोल घुमा दिया, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोर्स तो इसके ऊपर भी लगेगा। और फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला है और एक छोटी सी डेरिवेशन है, इतना पता है। ये प्रीरिक्विजिट था तुम्हारे लिए, ओके। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए थी इस डेरिवेशन को अटेम्प्ट करने के लिए जो तुमने अभी मेरे से पूछी। अब करते हैं, इधर एक बनाया मैंने वायर, इधर एक और बनाया मैंने वायर। अब ध्यान रखना इस कंडीशन में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अपने आप में, ठीक है, लेकिन अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मानते हो, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैं बोल देता हूं कि इसके इधर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इस पे बन रही है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, ये तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो पक्का फोर्स लगेगा। सिमिलरली जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो ये भी खींचेगा ये भी खींचेगा दूसरे की तरफ। इतनी बात क्लियर हो रही है, मतलब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकंड खिंच जाएगा, ठीक है, और सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फर्स्ट खिंच जाएगा, इतनी बात समझ आनी चाहिए पहले। तो बेसिकली इन वायर्स की लेंथ ले लेते हैं हम एल, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स 1 2, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ कितना होगा, आई, इसमें आई कितना है, I1 इंटू बी इंटू एल, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैंने तुम्हें भी तो बताया, अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब किसी रीजन से आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड और इस एल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ बन रही है, एल ऐसे है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि थीटा कितना है 90, एल और बी के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, यानी क्लियर है, ठीक है। तो साइन थीटा को मैं थोड़ी देर साइड रख देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, I1 मैंने इसीलिए लिखा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, I2 लिख लो इसको, ठीक है, इसमें I2 करंट जा रहा है, इसमें I1 करंट जा रहा है, तो ये हो गया I2। अब B, इसके ऊपर B कितना बन रहा होगा इंटू एल, राइट, अगर मुझे कोई बता दे यहाँ B कितना बन रहा है तो अब ये थोड़ा सा काम बचता है, अब तुम इसको भूल जाओ, इसके ऊपर B कौन बना रहा है, ये बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए ये जनरेट करके दे रहा है, तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है न्यू नॉट आई बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस अगर मैं d बोल दूं d, और इसमें करंट कितना है I1, तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण इतनी दूरी पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बस, आया समझ में। देखो इस वायर के ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है, इसके ऊपर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कितनी होती है, न्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसकी डेरिवेशन करी थी हमने, मुझे उम्मीद है याद होगी, याद आए फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हम फिलहाल के लिए ये इसकी नेट लेंथ ना इंफिनिटी मानते हैं, तो ये साइन थीटा और अल्फा ये कितना हो गया 1 + 1 2, ये बात क्लियर है, ये देखो ना यार, तुम्हें बताया था कि अगर इनफिनाइट जाए
तो 90-90 बन जाता है। इस 2 से 2 काट दो, ये कितना आ गया, न्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। वही लिखा है मैंने, बस डी इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें डी बोलेगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। आया क्लियर में, दिमाग में आया क्या कर रहा हूं मैं इतनी देर से? अच्छा तो बस अब मैं सबको एक साथ लिख दूंगा, तो न्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी टू एल। बस ये हो गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और क्यों, किसके कारण लग रहा है, इसके कारण, क्योंकि इसी ने तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बना के दी। और जब तुम यही सेम काम इसके लिए करोगे ना, तो एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा, I2 और I1 आ जाएगा बस। और हम बोलेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ वेरीफाई हो रहा है। ओके, जैसे जैसे हमने ये स्टेप इस पे लगाए, वही सारे स्टेप्स तुम अब इसको पकड़ के इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पे बनाओ, और इसके लिए लगा देना, तुमको सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। और कुछ पूछना है खुशी? ठीक है, तो पढ़ो अब, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करो जो मैग्नेटिज्म वाला है, जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म और एंगल ऑफ डिप वो सब पढ़े थे, मैग्नेटिक मोमेंट वो सब पढ़ा था। और शायद एक डेरिवेशन बची है, मुझे ध्यान है, सोलेनॉइड की, याद है? एक सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, मुझे ध्यान है उस टाइम मैंने ये सोच के छुड़वा दिया शायद ये तुम्हारे कोर्स में से नहीं है, बट तुमने बताया तुम्हारे टीचर ने करवाया है, क्योंकि मैंने क्या माना था, मैग्नेटिक मोमेंट कट गया था और सारे मैंने करवा दिया था ये वाला डेरिवेशन। न्यू नॉट एन आई वाला नहीं, कि जो सोलेनॉइड है ना, इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, वो नहीं किया। जो वो था वो तो था इसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है, तो वो डेरिवेशन मुझे याद दिलाना, लिख लो कहीं साइड में, अ सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, इसका डेरिवेशन था। तुमने मुझे याद दिलाया था कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी मैम ने करवा दिया, और मैंने एक्चुअली ये इसीलिए छुड़वाया था क्योंकि वो जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमने डेरिवेशंस करी थी ना, वो सिलेबस में से हो गया था कट, और इसमें वो चीज लगती थी, मुझे लगा कि ये भी कट हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को सोलेनॉइड का मैंने कुछ और करवाया था, तुम्हें जो ध्यान है ना उसमें सोलेनॉइड में मैंने ये करवाया था, यहाँ मैंने ऐसे लूप बनवाया था एक, मतलब ऐसे ऐसे लूप बनाया था, और फिर चारों में तुमसे करंट पूछा था, मतलब इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें कितना, इसमें कितना। इसके अंदर कॉइल वाला करवाया है, इसमें कॉइल डलती है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब कॉइल ऐसे डलती नहीं, बट कुछ और नहीं होता। चलो ठीक है, मैं फिर भी करवा दूंगा, मुझे ध्यान सा ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने नहीं करवाया, और खुशी ने मुझे पॉइंट किया था भैया ये चीज क्लास में हुई है, तो उसे देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में भी एक बार, तब तक रिवीजन करो। टोरॉइड, इसको पकड़ो जोड़ दो, बन गया टोरॉइड। सोलिनॉइड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है? नहीं, चेंज नहीं होती, हर पॉइंट पे फिक्स्ड ही रहती है, अंदर तो एटलीस्ट फिक्स रहती है, बाहर का हम लोग देखते नहीं है। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स रहती है, और इसकी वैल्यू भी होती है न्यू नॉट एन आई के ही बराबर, ठीक है, जहाँ पे जो एन होता है ये होता है टर्न रेशियो, टर्न रेशियो होता था कैपिटल एन बाय 2 पाई आर, बस ये आर की जगह हम लोग इसको ए प्लस डी बाई 2 लिख देते थे, ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि अगर अंदर वाले रेडियस को ए, बाहर वाले रेडियस को बी, तो जो मिड है वो ए प्लस बी बाई 2 मान लेते थे हम, और कुछ नहीं। हम्म, ठीक है, तो वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक, गुड बाय।